नमस्कार साथियों, हमारे देश को एक अभूतपूर्व क्षति हुई है। वो क्षति आप सभी जानते हैं। क्या क्षति हुई है? हमने रतन टाटा जी को खो दिया है। रतन टाटा जी अब हमारे बीच में नहीं है। वे एक लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। इसीलिए मैं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान की तरफ से मैं और सर भी स्क्रीन पर हैं, उनको भावहीन श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं और उनकी यादों को अपने अंदर सहेजते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों को वे देश के लिए, समाज के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली से लेके एक देश के अरबपति के लिए सबको उनको सपना था कि सब कोई कार में घूमे। इसलिए उन्होंने टाटा नामक प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। तो नैनो कार आया था। बहुत सारी उनकी खूबियाँ है, बहुत सारे देश के लिए किए हैं। अगर बताना शुरू किया जाए तो वक्त कम पड़ जाएगा, बताना शुरू कर दिया जाए तो समय कम पड़ जाएगा। दोस्तों, विशेष बातें रजनीश सर कुछ बताएंगे। बिल्कुल, सर ने सही बातें कही कि एक वो देश के इतने बड़े विभूति थे कि उनकी कृतियों को गिनाना हम सब के लिए सूर्य को दिया दिखाने जैसा होगा। मतलब ऐसी है कि इनका जो इस देश के लिए जो इन्होंने किया है, ये हम सब पे इनका एहसान है। इस देश का 140 करोड़ लोग इनका एहसानमंद है, ऋणी है। और इसकी अर्थव्यवस्था यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था अगर इनके कुछ करने से उठी है तो उससे हम सब लाभान्वित हैं। हम सबको रतन टाटा के जैसा बनने का संकल्प लेना चाहिए। और आज का दिन उनका जो ये स्वर्गवास हो गया है इस देश के लिए बहुत बड़ा क्षति है। इसके लिए हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति दें और इनको फिर से इस जन्म से, इस बार बार की जन्म से मुक्ति मिले। और हमारे सनातन धर्म के अनुसार जैसे कहते हैं, हालांकि ये पारसी धर्म से बिलोंग करते थे, लेकिन हम सनातनी अब पूरे भारत के लोग ये सोचेंगे कि चलिए इनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान इनको प्रदान करें। और चलिए अब सर का क्लास आप लोग अटेंड करिए और आगे बस इनके बारे में विशेष जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। अब आइए शुरू करते हैं। जो सेशन है काफ़ी भावहीन सेशन है हमारे देश के लिए। समझिए कि बहुत बड़ी क्षति हुआ है दोस्तों। ये जीवन भर अविवाहित थे, इन्होंने शादी नहीं करने का निश्चय लिया था, ये शादी नहीं किए हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में आपको, चूँकि दशहरा के लिए 2 दिन का बंद था दोस्तों, क्लास नहीं हो पाया था, तो आज के सेशन में आप उन 2 दिनों के चुनिंदा प्रश्नों को देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, उस हर एक क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको लास्ट तक सेशन के बने रहना है। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। अगले वीडियो में चूँकि आपका ALP का भी एग्जाम आने वाला है और बिहार SSC का भी एग्जाम आने वाला है, तो ये जो डेली मोड में करेंट अफेयर्स चलता है दोस्तों, इससे प्रश्न पूछने की संभावनाएं थोड़ी कम रहती है। क्योंकि हम लोग भी एग्जाम अटेंड किए हैं, एग्जाम दिए हैं, तो जो प्रश्न का लेवल रहता है दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स से थोड़ा पूछता है करंट का क्वेश्चन। तो कल से मैं 10 क्वेश्चन का सेट लेकर आऊँगा प्रीवियस ईयर्स का, कि देखना है कि उसमें आपको कितनी तैयारी हो पाई है, कितनी। इस ये सेशन चलेगा दोस्तों, इसी सेशन के उपरांत उसको भी लाया जाएगा। यानी 10 ही चुनिंदा प्रश्न पूछे जाएंगे। चूँकि आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे प्रीवियस ईयर से, तो 10 ही क्वेश्चन रहेंगे। 10 क्वेश्चन में आपको अपना मार्क्स बताना है कि आप कितने मार्क्स को कर पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं, माता रानी का नाम लेके आज के इस शानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। अगर संघर्ष उस नन्हे बीज से सीखिए। संघर्ष करना है तो उस नन्हे बीज से सीखिए जो जमीन में दफन होकर भी लड़ाई लड़ता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, एक नन्हा सा बीज लीजिए, गेहूं का, सरसों का बीज देखिएगा, मसूर का बीज लीजिए, जो ज़मीन के अंदर दब जाता है और दबने के बाद भी संघर्ष करता है दोस्तों, और तब तक लड़ता है जब तक वह धरती का सीना चीर कर बाहर नहीं निकल आता है। तो आप भी अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए, यानी आपके अंदर जो एबिलिटी है, आपके अंदर जो करने की क्षमता है, उसको साबित करने के लिए तब तक लड़ते रहिए जब तक आप उसका सीना चीर कर, यानी नौकरी का सीना चीर कर आप अपने गार्जियन के सामने, गार्जियन के पैरों में ज्वाइनिंग लेटर नहीं डाल देते हैं। तो नौकरी को उसकी औकात दिखानी है कि क्या नौकरी, क्या तुम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो चलिए, पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से
कौन सा राज्य मरीजों को मुफ्त की दवाई उपलब्ध कराने के मामले में देश में अव्वल स्थान पर रहा है दोस्तों? तो दोस्तों अपना राज्य बिहार है दोस्तों। बिहार में 2011 ईस्वी से सरकारी हॉस्पिटलों में मुफ्त दवा केंद्र यानी मुफ्त दवा वितरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये काफ़ी अच्छी प्रशंसनीय है दोस्तों। हम लोग भी कभी कभार हम भी बीमार पड़ते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं तो वहाँ हमको मुफ्त में दवाइयाँ बहुत सारी मिल जाती है। इसमें दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार, ये रिपोर्ट चूँकि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, तो इसमें अपना राज्य बिहार पूरे देश में अव्वल स्थान पर रहा है यानी प्रथम स्थान पर रहा है। अब बात करते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों कि विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? विश्व डाक दिवस कहिए या राष्ट्रीय डाक दिवस कहिए दोस्तों, ये राष्ट्रीय डाक दिवस भी एक ही डेट को मनाया जाता है और विश्व डाक दिवस भी एक ही डेट को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1874 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। हर एक साल हम लोग विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाते हैं। उस तिथि को याद करने के लिए, अपने अंदर सहेजने के लिए कि भारतीय डाक चाहे विश्व स्तरीय डाक हमारे जीवन में कितनी उपयोगी है। हालांकि यार डाक की महत्ता, भारतीय डाक की महत्ता चाहे डाक की महत्ता थोड़ी कम हो गई है। इंटरनेट के माध्यम से आज हम जो मैसेज होता है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से हम अपने मैसेजों को काफ़ी आसानी से एक दूसरे से दूसरे जगह तक पहुंचा दे रहे हैं। लेकिन ज़रा कल्पना कीजिए जब उस समय इतनी हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी तो यही डाक सेवा क्या करती थी, हमारे बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती थी। आइए देखते हैं कुछ फैक्ट हैं यहाँ पे। विश्व डाक दिवस पर भारतीय डाक ने यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन यूपीयू की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट को क्या किया है दोस्तों, जारी किया है। भारतीय डाक अपनी 170 वर्ष की सेवा का जश्न मनाते हुए यूपीयू मिशन के साथ तालमेल बिठाते हुए डिजिटल और ई कॉमर्स प्रगति के माध्यम से आधुनिकीकरण जारी रखता है दोस्तों। तो अब भारतीय डाक भी दोस्तों कहीं ना कहीं ई डिजिटल यानी वो भी अब डिजिटल रूप में आने की कोशिश कर रहा है। इस पर भरसक बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं दोस्तों। ये टिकट वैश्विक स्तर पर लोगों को जोड़ने में सहयोग, नवाचार एवं समावेशित का क्या होगा दोस्तों, प्रतीक होगा दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। ये बिहार से संबंधित है कि हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों जितने भी वर्तमान कर्मचारी है चाहे भूतपूर्व कर्मचारी है, उनके स्वास्थ्य के संबंधित देखभाल के लिए केंद्र सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बिहार के 3 जिलों में, कितने जिलों में? बिहार के 3 जिलों में आपका पहला नंबर पर मुजफ्फरपुर, दूसरा नंबर पर बेगूसराय और तीसरा नंबर पर भागलपुर आएगा। इन तीनों जिलों में कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधित जानकारी रखने के लिए, उनके स्वास्थ्य का समाधान के लिए क्या स्थापित किया जाएगा? कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इसकी कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। ये मनसुख मंडाविया के द्वारा, किनके द्वारा? मनसुख मंडाविया के द्वारा इसकी घोषणा की गई है दोस्तों। तो ये बिहार के 3 जिलों में मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और भागलपुर में इनका क्या किया जाएगा? इन अस्पताल को निर्माण किया जाएगा। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज है दोस्तों कि बिहार में कहाँ अवस्थित किलकारी भवन में के बच्चों के आर्सेनिक फिल्टर प्रोजेक्ट को देश भर में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों जो कल से आपका सेशन चलेगा बैक ईयर का यानी 2023 से चुनिंदा 10 प्रश्नों को पूछा जाएगा दोस्तों। उसमें से निश्चित तौर पर बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं, बिहार बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी वो सेशन रामबाण होगा, क्योंकि उसमें लगभग 3 से 4 प्रश्न आपको बिहार करंट से देखने को मिलेगा और 5 से 6 करंट्स आपको देश स्तरीय मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय मिलेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन का जो सेट होगा वो 10 नंबर का होगा। क्वेश्चन की महत्ता के अनुसार है, वो 15 भी जा सकता है, 10 भी जा सकता है। 10 क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है हर एक एग्जाम में करंट से, इसलिए मैंने 10 बोला है दोस्तों। अगर आप लोग का प्यार मिलेगा तो बिहार के लिए अलग कर देंगे और रेलवे के लिए अलग कर देंगे। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि बिहार में कहाँ अवस्थित किलकारी भवन के बच्चों को आर्सेनिक फिल्टर प्रोजेक्ट के लिए, ये फिल्टर प्रोजेक्ट दोस्तों नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। इसमें बिहार के पटना में जो दोस्तों किलकारी भवन है उसके बच्चों को क्या मिला है? देश भर में प्रथम पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया।
अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है। आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाके ये बताना है कि कपास की खेती में, कपास के उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है, ये भी बताना है। साथ साथ ये भी बताना है कि कपास की खेती में पूरे विश्व में प्रथम स्थान पे कौन सा देश आता है। दोस्तों कपास दिवस हम लोग हर एक साल 7 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 7 अक्टूबर को मनाते हैं। ये सब उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो आपका सीरीज चलता है, करंट अफेयर का सीरीज चलता है, डेट प्रतिदिन का जो दिवस और थीम होता है उसको बताना मेरा परम कर्तव्य है दोस्तों, इसलिए इसको यहाँ पे क्या किया जाता है, डाला जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन भी आपका बिहार से ही संबंधित है कि हाल ही में किसने बिहार के गया में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों नीति आयोग के द्वारा, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा बिहार के गया जिला में VR सुब्रमण्यम, किनके द्वारा? VR सुब्रमण्यम के द्वारा आधुनिक बिहार लैब का क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। गया दोस्तों तो अभी पितरपक्ष जो मेला है वो गया में संपन्न हुआ है। साथ ही साथ बिहार में गया एक ऐसी जगह है दोस्तों जो भगवान बुद्ध से रिलेटेड है, और हिंदू धर्म का जो मोक्ष का केंद्र है वो भी गया में ही है दोस्तों। और हवाई अड्डे की बात करें तो बिहार का इकलौता शहर है गया जहां से आपको अंतर्राष्ट्रीय विमान उड़ने को मिलता है। हालांकि राष्ट्रीय विमान के तौर पर आपको पटना से मिलेगा, राज्य स्तरीय विमान यानी एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, साथ ही साथ दरभंगा से मिलेगा, लेकिन गया से आपको अंतर्राष्ट्रीय विमान भी मिल जाता है दोस्तों। उसके बाद गया में रबर डैम, जो भारत का सबसे बड़ा डैम है, रबर डैम फल्गु नदी के तट पर बनाया गया था दोस्तों। ये गया से कुछ संबंधित जानकारी है, हो सकता है ये परीक्षा में पूछ भी दे, तो आपको इस पे नज़र बनाए रखना है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में जर्मनी में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत हर एक देश में अपना राजदूत, राजनयिक नियुक्त करता है। उसके पीछे कारण है कि उस देश के जो तालमेल है, जो गणना है दोस्तों, जो तालमेल है, गणना है, यानी संबंध है, किसी देश का जो संबंध होता है दोस्तों, एक देश से दूसरे देश के बीच में जो व्यापारिक संबंध है या बहुत सारे के संबंध है, उन तालमेल को स्थापित करने के लिए हर एक देश अपने दूसरे देश में अपना राजनयिक नियुक्त करते हैं, राजदूत नियुक्त करते हैं। इसी कड़ी में जर्मनी, चूँकि जर्मनी भारत का काफ़ी खास देश है दोस्तों, काफ़ी मित्रवत इससे व्यवहार रहता है जर्मनी का, तो जर्मनी में भारत के राजदूत के रूप में अजीत विनायक गुप्ता को, किसे दोस्तों? अजीत विनायक गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अगले पेज पर देखते हैं कि क्या क्वेश्चन सेट हुआ है अगले पेज पर आपके लिए। अरे बाप रे, अगले पेज पर सेट हुआ है दोस्तों नव नियुक्त राजदूत, यानी हाल फिलहाल के दिनों में भारत के बाहर भारत किन किन देशों में नवनियुक्त राजदूत नियुक्त किए उसके बारे में चर्चा करते हैं। संजीव कुमार सिंगला फ्रांस में भारत के राजदूत बने हैं दोस्तों। ये आपको रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। ये जो वन लाइनर दिया जाता है ये आपके लिए काफ़ी समझिए ना कि चना अमृत का काम करता है दोस्तों। जैसे एक बूंद चना अमृत कितना मिलता है? थोड़ा सा मिलता है। एक बूंद चना अमृत पी लेने से आपका शरीर ताज़ा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। उसी तरह से ये वन लाइनर आपके पास से जब भी गुजरता होगा दोस्तों, विद्यार्थियों की संख्या कम है, आज कम है, कल ज़्यादा होगी, निश्चित है, संपूर्ण विश्वास है। लेकिन जो भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को सुन रहे होंगे, हमारे क्लास को देख रहे होंगे, उनके लिए ये सेशन, ये वन लाइनर काफ़ी रामबन का काम करता है। बी बनलवान को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। कुमार तुहिन को नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। मृदुपवन दास खंडक रवांडा में भारत के हाई कमीशन बने हैं दोस्तों। यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान नियुक्त हुए हैं। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। तो इसमें से जो भी बड़े बड़े देश हैं दोस्तों जिससे भारत का मित्रवत संबंध है, उसके राजदूत पूछ सकते हैं आपके एग्जाम के में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन, हाल ही में दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों दूरसंचार से मानकीकरण सम्मेलन का आयोजन हाल फिलहाल में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पिक्कल बॉल चैंपियनशिप श्रृंखला की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों ये काफ़ी गौरव की बात है कि विश्व पिक्कल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी यानी पहली बार अपना देश भारत करने जा रहा है दोस्तों। किसकी? विश्व पिक्कल बॉल चैंपियनशिप। तो इसकी मेजबानी कौन करेगा? अपना देश भारत करेगा। मुंबई 12 से 17 नवंबर 2024 तक विश्व पिक्कल बॉल चैंपियनशिप सीरीज की मेजबानी करेगा। अखिल भारतीय पिक्कल बॉल संघ AIPA द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ताइवान, पोलैंड और सिंगापुर सहित 6 से 7 देशों के 650 खिलाड़ी इसमें क्या लेंगे दोस्तों? पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। अरविंद प्रभु दोस्तों AIPA के अध्यक्ष हैं, यानी पिक्कल बॉल के अध्यक्ष हैं। और ग्लोबल के संस्थापक कौन है? जॉन पॉपी है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं दोस्तों पिक्कल बॉल से, आप इसको नोट कीजिए। ये भारत में पहली बार हो रही है, इसका फर्स्ट टाइम आयोजन हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। अगला ये अभी दोस्तों मालदीव के राष्ट्रपति इंडिया के दौरे पर थे और बहुत सारे साझा कार्यक्रम वे भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ किए हैं। इस कड़ी में ये देखने को मिला है दोस्तों कि रुपे हाल ही में किस देश रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत की है। तो दोस्तों अभी बता दिया हूँ कि मालदीव के राष्ट्रपति कहाँ थे? भारत के दौरे पर थे। तो इन्होंने एक समझौता किया है दोस्तों कि जो रुपये से भुगतान कार्ड होता है, यानी यहाँ हम लोग जो रुपये से भुगतान करते हैं वो अब मालदीव में भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब आप क्या जब मालदीव के बारे में ये कुछ फैक्ट है, क्या आप मालदीव के बारे में जानते हैं? विगत जो भी क्लासों में मालदीव के बारे में बताया गया है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई है। मालदीव ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म कर दिया है दोस्तों। भारत ने मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजने की बात की है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरे किए हैं। एशिया सर्किंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA की बैठक कहाँ हुई है? मालदीव में आयोजित हुई है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला MACE का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये लद्दाख में हुआ है दोस्तों। कहाँ हुआ है? लद्दाख में एशिया की सबसे बड़ी शोध यानी इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला का स्थापना किया गया है दोस्तों। ये भारत के द्वारा किया गया है, लद्दाख में इसका उद्घाटन हुआ है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू की गई है? तो जो नशीली दवाएं होती है, ड्रग्स होती हैं, इनकी तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक संकल्प पहल, कौन सा पहल दोस्तों? एक संकल्प पहल की शुरुआत की गई है। अब आते हैं अगले पेज पर, देखते हैं क्या कुछ हिमाचल प्रदेश के बारे में है। तो वाह क्या बात है! क्या आप हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जानिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के विवाह की जो आयु है उसको बढ़ाकर 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की है दोस्तों। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉप्लर रडार स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान युक्तिसंगत की मंजूरी दी है। और CAG ने शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस नेवेटिक ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अब आते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन, कि हाल ही में WHO ने किस देश को ट्राइकोमा मुक्त घोषित किया है? तो दोस्तों WHO ने अभी अपने देश भारत को क्या किया है? ट्राइकोमा मुक्त घोषित किया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने नेस्ले इंडिया के प्रबंधक निदेशक का पदभार संभाला? तो नेस्ले इंडिया, नेस्ले की बहुत सारी ब्रांड आती है दोस्तों, उसके प्रबंधक निदेशक का कार्यभार अभी मनीष तिवारी जी ने संभाला है दोस्तों। अब बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कुछ महत्वपूर्ण करेंट्स है दोस्तों। ये आप
पीछे जो भी करेंट्स पढ़े हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रतिष्ठित ट्राम सेवा को क्या करेगी, बंद करने की घोषणा की है। संजीव कुमार सिंघल फ्रांस के राजदूत बने हैं। असम के मुख्यमंत्री ने कॉलेज के लिए लड़कियों के लिए निजुत मोइन योजना की शुरुआत की है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। मार्क रूटे ने नाटो के महासचिव का पदभार संभाला है। भारत की स्टार जिम्नास्टिक दीपा कर्मकार ने संन्यास की घोषणा की है। AFMC की पहली महिला महानिदेशक सर्जन वाइस एडमिरल आर्ची सरीन बनी है। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। वी बनरवाल अन्ना को कंबोडिया में भारत का क्या किया गया है, राजदूत नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का शुभारंभ कब हुआ? इसका शुभारंभ दोस्तों दुबई में हुआ है। अब उसके बाद भारत ने साफ अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता है। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है। त्रिपुरा में मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए CM 7 योजना शुरू की गई है। बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ है। आलोक रंजन NCRB के निदेशक नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। और IIT गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबेस के साथ साझेदारी की है। जफर हसन को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गायों को राज्य माता का दर्जा दिया है। ये सामने आपके आज का सवाल आ गया कि हाल ही में किसने महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी 2024 के लोगो और शुभांकर का अनावरण किया है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देता है। अब आते हैं रतन टाटा जी के बारे में कुछ जानकारी आपके सामने। किन के बारे में दोस्तों? रतन टाटा जी के बारे में। दोस्तों रतन टाटा जी, इनके बारे में कोई शब्द नहीं है, निशब्द है। जितनी इनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 28 दिसंबर 1937 ईस्वी को हुआ था। बम्बई प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया। वर्तमान में इसे मुंबई और महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। ये भारत का अभिन्न अंग है। मौत इनकी मृत्यु हुई थी 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की उम्र में, मुंबई महाराष्ट्र भारत में। आवास जो है इनका रतन टाटा जी का कहाँ है, तो कुलाबा है, मुंबई है भारत में। और रतन टाटा जी 2024 में आखिरी बार लोकसभा का वोट इन्होंने डाला है। और इस उम्र में बीमारी के पड़ाव में इन्होंने लोकसभा का वोट यानी वोट देने के अंदर इनकी जो जज्बा थी वो अविश्वसनीय थी, अतुलनीय थी। राष्ट्रीयता इनकी क्या है, भारतीय है। और जाति क्या है, पारसी है। शिक्षा की जगह कार्नेल विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय है। पेशा टाटा समूह के निर्वातम अध्यक्ष थे। कार्यकाल इनका था 1962 से 2012 तक। कुल दौलत इनके पास है 291 बिलियन दोस्तों। और धर्म है पारसी पंथ। जीवन साथी ये जिंदगी भर क्या रहे, अविवाहित रहे हैं। इनके माता पिता थे, नवल टाटा पिता थे और सोनू टाटा माँ थी। संबंधी की बात की जाए दोस्तों तो जे.आर. टाटा चाचा हैं। सिमोन टाटा सौतेली माँ है दोस्तों और नोएल टाटा सौतेले भाई है। पुरस्कार इन्हें 2008 में पद्म विभूषण से पुरस्कारित किया गया था। और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से इन्हें 2009 ईस्वी में क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो ये और लगातार इंडिया में ये मांग उठती है दोस्तों कि रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। शायद हो सके तो मरने उपरांत इन्हें भारत रत्न से क्या किया जाएगा, नवाजा जाएगा। हमको ऐसा पूर्ण विश्वास है क्योंकि ये जो हमारे देश के लिए किए हैं वो काफ़ी, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। ये रिलायंस है, अडानी है, ये सब अपना बिजनेस बढ़ाते हैं और ये देश का मान बढ़ाते हैं दोस्तों। भावहीन श्रद्धांजलि के साथ आज की इस सेशन का समापन करते हैं। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। जय माता दी।